आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। प्यारे साथियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। और अब हम राजपूत काल के बारे में अध्ययन करेंगे। राजपूत काल और जो प्रमुख राजवंश हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजपूत काल की। तो दोस्तों, जो राजपूत काल है, राजपूत काल 7वीं सदी से 12वीं सदी तक के काल को कहा जाता है। राजपूत काल 7वीं सदी से, देखिए पहले कुछ सामान्य बिंदुओं पे हम चर्चा करते हैं। सातवीं सदी से 12वीं सदी तक का काल क्या कहलाता है? राजपूत काल कहलाता है। ये तो सामान्य क्वेश्चन है, लेकिन अगर अंदर से क्वेश्चन पूछा जाए तो हम इसी में नोट कर सकते हैं। सातवीं सदी के मध्य से 12वीं सदी का अंतिम चरण, 7वीं सदी के मध्य से 12वीं सदी का जो अंतिम चरण है वो राजपूत काल कहलाता है। इसके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं, समझते हैं। 7वीं सदी के मध्य से 12वीं सदी का अंतिम चरण राजपूत काल कहलाता है। अभी हम आगे डिटेल से बात करेंगे। इसी प्रकार डॉक्टर ओझा के अनुसार, डॉक्टर ओझा ने लिखा है कि राजपूत शब्द नया नहीं है। ओझा ने लिखा है कि राजपूत शब्द नया नहीं है, प्राचीन ग्रंथों में इस शब्द का व्यापक उल्लेख मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में इस शब्द का व्यापक उल्लेख मिलता है। एक बार देखिए, दोस्तों, डॉक्टर ओझा के अनुसार राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है, यानी प्राचीन ग्रंथों में इस शब्द का व्यापक उल्लेख मिलता है। जैसे कालिदास चाणक्य, बाणभट्ट, पृथ्वीराज रासो या चंद्रबरदाई कह दें, और हेनसांग ने भी राजपूत शब्द का प्रयोग किया है। जैसे कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, ध्यान हो आपको, इनका प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसका लगभग विश्व की सभी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। विश्व की लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। और ये जो कालिदास हैं, कालिदास को
भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। जैसे और अगर दो लाइनें अगर हम देखें, ये जो शेक्सपियर हैं, शेक्सपियर ब्रिटेन का उपन्यासकार था। शेक्सपियर कौन था? ये ब्रिटेन का उपन्यासकार था। तो कालिदास इसी प्रकार चाणक्य ने लिखा अर्थशास्त्र, बाणभट्ट इसका हर्षचरित व कादम्बरी। बाणभट्ट ने क्या क्या लिखा? हर्षचरित व कादम्बरी। और पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की। हेनसांग की पुस्तक का नाम है सीयूकी। हेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? सीयूकी। तो 7वीं सदी से 12वीं सदी का काल राजपूत काल कहलाता है। 7वीं सदी के मध्य से, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर ओझा के अनुसार राजपूत शब्द नया नहीं है, प्राचीन ग्रंथों में इसका व्यापक उल्लेख मिलता है। कालिदास, चाणक्य, बाणभट्ट, पृथ्वीराज रासो अर्थात चंद्रबरदाई, हेनसांग ने भी राजपूत शब्द का प्रयोग किया है। इसी प्रकार देखिए, राजपूत शब्द संस्कृत भाषा के राजपुत्र से बना है। राजपूत शब्द संस्कृत भाषा के राजपुत्र से बना है। तो अभी हमें यहाँ चर्चा करनी है कि 7वीं सदी के मध्य से 12वीं सदी का अंतिम चरण राजपूत काल क्यों कहलाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि 7वीं सदी के मध्य से 7वीं सदी के मध्य से, तो यहाँ से राजपूत काल की शुरुआत होती है। 12वीं सदी के अंतिम चरण तक राजपूत काल माना जाता है। यद्यपि राजपूतों ने 12वीं सदी के पश्चात भी शासन किया, लेकिन इस दौरान जो मुसलमानों का आक्रमण था भारत पर हो चुका था। यानी सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमण है वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 में हुआ था, सिंध प्रांत पर हुआ था, अरब क्षेत्र से आए थे। उसकी भी हम चर्चा करेंगे। उसके पश्चात आपका दिल्ली सल्तनत हो जाएगा, उसके बाद मुगल काल हो जाएगा। तो एक बिंदु आया था आपके सामने 7वीं सदी के मध्य से। देखिए, सातवीं सदी के मध्य से 12वीं सदी का अंतिम चरण, यानी सामान्य अगर हम बात करें 7वीं से 12वीं सदी का काल राजपूत काल कहलाता है। लेकिन इन दो मुद्दों को समझिए, दो बिंदुओं को समझिए कि 7वीं सदी के मध्य से लेकर 12वीं सदी के अंतिम चरण तक। देखिए, ये भारत का नक्शा मान लीजिए आप। यहाँ एक स्थान मान लेते हैं कन्नौज, और कन्नौज कहाँ है आपका? यूपी में। और यहाँ के शासक हुआ करते थे हर्षवर्धन। कन्नौज का शासक था, शासक का नाम क्या था? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन का समय है 606 से 647 ईस्वी। हर्षवर्धन कन्नौज का शासक था। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन का देहांत हो गया। तो ये जो हर्षवर्धन है, इनका देहांत 647 ईस्वी में हुआ। हर्षवर्धन का देहांत 647 ईस्वी में हो गया। इस प्रकार हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात एक तो यहाँ
पूर्व दिशा में कौन से वंश का शासन था? पाल। दक्षिण में राष्ट्रकूट, और यहाँ आपके पश्चिम में कौन थे? प्रतिहार। पूर्व में पाल है, दक्षिण में राष्ट्रकूट और पश्चिम में कौन है? प्रतिहार। इन तीनों के मध्य कन्नौज को प्राप्त करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होगा। ध्यान रखना है, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए तीनों शक्तियों के मध्य जो संघर्ष हुआ उसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। और इस संघर्ष में अंतिम रूप से प्रतिहारों को सफलता मिली। इस संघर्ष में प्रतिहार सफल रहे। इसकी भी हम चर्चा करेंगे। गुर्जर प्रतिहार एक अलग टॉपिक है, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो ये सामान्य सी बात है। 647 में देहांत हो गया, तो इसे हम कह सकते हैं 7वीं सदी का मध्य। 7वीं सदी का मध्य। तो 7वीं सदी के मध्य से लेकर 12वीं सदी का अंतिम चरण राजपूत काल कहलाता है। अब मुद्दा है 12वीं सदी का अंतिम चरण, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। याद कीजिए आप, तराइन का सेकंड युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध, और ये युद्ध कब हुआ? 1192 में। तराइन के 2 युद्ध होंगे। वैसे तराइन के 3 युद्ध हुए थे टोटल। एक 1215 में होगा, 1214-15 मिलता है, कई जगह 1215 मिलता है। 1191, 1192 पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। तो ये जो युद्ध था, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से पराजित हो गए। तराइन का जो पहला युद्ध था, इसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। और तराइन का जो दूसरा युद्ध है 1192 में हुआ, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से पराजित हो गए। और आपको याद होगा, मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, गुलाम का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश अथवा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। गुलाम वंश अथवा दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तो ये जो 1192 है, इस 1192 को हम क्या कह सकते हैं? 12वीं सदी का अंतिम चरण। 12वीं सदी का अंतिम चरण। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा कि 7वीं सदी के मध्य से 12वीं सदी के अंतिम चरण तक के काल को राजपूत काल कहा जाता है। वैसे भारत पर सर्वप्रथम जो मुस्लिम आक्रमण है, मुस्लिम आक्रमण अरबों के नेतृत्व में हुआ था। अभी हम उसकी भी चर्चा करते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत या राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत दिए गए हैं। हम उन मतों के बारे में अध्ययन करेंगे। राजपूत अपने आप को सूर्यवंशी बताते हैं, राजपूत अपने आप को सूर्यवंशी बताते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन कौन से मत हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं
उत्पत्ति के सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति के अलग अलग मत हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं। इसमें सर्वप्रथम हम बात करते हैं नंबर 1, अग्निकुंड से उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति का एक सिद्धांत है और सिद्धांत का नाम है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। यह सिद्धांत चंद्रवरदाई के द्वारा दिया गया, पृथ्वीराज रासो में मिलता है। चंद्रवरदाई की रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। तो आइए सबसे पहले हम सामान्य परिचय देखते हैं। एक तो यह सिद्धांत चंद्रवरदाई द्वारा दिया गया। अग्निकुंड का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? चंद्रवरदाई के द्वारा। ये जो चंद्रवरदाई हैं लाहौर के निवासी थे। चंद्रवरदाई का संबंध कहाँ से है? लाहौर से। इनका वास्तविक नाम पृथ्वीभट्ट वल्लादी था। इनका वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वीभट्ट वल्लादी। और ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड के दरबारी कवि व मित्र थे। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान थर्ड के दरबारी कवि और उनके मित्र थे। ऐसा माना जाता है कि दोनों में एक तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड और एक चंद्रवरदाई, दोनों का जन्म व मृत्यु साथ साथ हुआ। इनका जन्म भी एक ही दिन हुआ था, मृत्यु भी एक दिन, ऐसा माना जाता है। अब चंद्रवरदाई की जो रचना है, इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई की रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। और इस पृथ्वीराज रासो को जलहण ने पूरा किया था। पृथ्वीराज रासो को जलहण ने पूरा किया। ध्यान रखना है, नोट पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट ने लिखा है। ध्यान रखना है, जयानक भट्ट द्वारा रचित है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रवरदाई ने। और पृथ्वीराज विजय ये किसके द्वारा लिखा गया? जयानक भट्ट के द्वारा। तो अग्निकुंड का जो सिद्धांत है चंद्रवरदाई के द्वारा दिया गया। चंद्रवरदाई लाहौर के निवासी थे। इनका वास्तविक नाम पृथ्वीभट्ट वल्लादी था। ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड के दरबारी कवि और मित्र थे। इनका जन्म और मृत्यु एक साथ हुआ। और इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, जो जलहण के द्वारा इनका पुत्र था। जलहण इसने इसे पूरा किया। और पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट द्वारा रचित है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज विजय किसने लिखा? जयानक भट्ट ने। एक सामान्य चर्चा थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन्होंने क्या सिद्धांत दिया, अपने सिद्धांत में क्या व्याख्या प्रस्तुत की, उस व्याख्या के अध्ययन करते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं चंद्रवरदाई के अनुसार हमें क्या उल्लेख मिलता है। तो एक तो
चंद्रवरदायी ने वशिष्ठ अगस्त्य विश्वामित्र व गौतम नामक ऋषियों का उल्लेख किया है। वशिष्ठ, अगस्त्य, विश्वामित्र और गौतम, इन ऋषियों का उल्लेख किया है, जिसमें इन्होंने मुख्य ऋषि बताया है वशिष्ठ। अब चंद्रवरदायी के अनुसार देखिए इन्होंने क्या लिखा कि ऋषि वशिष्ठ आबू पर्वत पर यज्ञों का आयोजन करते थे। इन्होंने क्या कहा कि ऋषि वशिष्ठ आबू पर्वत पर यज्ञों का आयोजन करते थे। राक्षस, यहाँ राक्षस का अर्थ है विदेशी आक्रमणकारी। राक्षस इन यज्ञों में हड्डियां व मलमूत्र आदि डालकर अपवित्र कर देते थे। अपवित्र कर देते थे। अब ऋषि वशिष्ठ के द्वारा अग्निकुंड से 4 योद्धा उत्पन्न किए गए। देखिए अग्निकुंड से चार योद्धा उत्पन्न किए। देखिए परमार, प्रतिहार, चालुक्य, चालुक्य को सोलंकी भी कहा जाता है, और चौहान, चौहान को चाहमान कहा जाता है। अब इसके अनुसार ये चारों राजपूत कहलाए। ये चारों राजपूत कहलाए। तो चंद्रवरदायी के अनुसार वशिष्ठ ऋषि, यद्यपि इन्होंने अन्य ऋषियों का भी उल्लेख किया है, अगस्त्य, विश्वामित्र, गौतम आदि ऋषियों का उल्लेख किया है कि ऋषि वशिष्ठ मुख्य रूप से यज्ञों का आयोजन करते थे। विदेशी आक्रमणकारी, जिनको इन्होंने राक्षस कहा है, ये हड्डियां मलमूत्र डालकर इन्हें अपवित्र कर देते थे। तो अग्निकुंड से 4 योद्धा उत्पन्न किए। परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान, ये चारों क्या कहलाए? राजपूत। ध्यान रखना है, सूर्यमल मिश्रण और मुहणोत नैनसी मिश्रण व मुहणोत नैनसी ने इस सिद्धांत का समर्थन किया था। इस सिद्धांत का इन्होंने प्रचार किया था। सूर्यमल मिश्रण और मुहणोत नैनसी के द्वारा अग्निकुंड के सिद्धांत का समर्थन किया गया, इसका प्रचार किया गया। इसी प्रकार डॉक्टर ओझा, दशरथ शर्मा व ईश्वरी प्रसाद,
ने इसे पृथ्वीराज रासो के दिमाग की उपज बताया। तो डॉक्टर ओझा, दशरथ शर्मा और ईश्वरी प्रसाद ने पृथ्वीराज रासो के दिमाग की उपज यानी कल्पना बताई, इसे कल्पना बताई, इसका एक तरीके से इन्होंने आलोचना की है, इसका खंडन किया है। तो ये था आपका अग्निकुंड का सिद्धांत। तो अग्निकुंड का सिद्धांत चंद्रवरदाय के द्वारा दिया गया। पृथ्वीराज रासो में इसका समर्थन करने वाले सूर्यमल मिश्रण मूणोत नैणसी, ओझा, दशरथ शर्मा, ईश्वरी प्रसाद ने इसका खंडन किया। तो ये था राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड का सिद्धांत। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, दूसरा जो मत है, दूसरा मत है सूर्य एवं चंद्रवंशीय, सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशीय। राजपूत सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशीय थे। इसका समर्थन किस किस ने किया, आपको नाम याद रखना है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इसी प्रकार डॉक्टर दशरथ शर्मा, इसी प्रकार एक नाम आता है जैनक भट्ट, एक है नयनचंद्र सूरी, एक है आबू का लेख, एक है श्रृंगी ऋषि का लेख। श्रृंगी ऋषि का लेख। सूर्य एवं चंद्रवंशी बताने वाले कौन कौन है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, दशरथ शर्मा, जयानक भट्ट, नयनचंद्र सूरी, आबू का लेख और श्रृंगी ऋषि का लेख। इनके अनुसार राजपूत सूर्य और चंद्रवंशीय थे। इसी प्रकार नंबर 3 आता है राजपूत विशुद्ध भारतीय थे। राजपूत विशुद्ध भारतीय थे। इस मत का समर्थन करने वाले सीवी वैद, सीवी वैद। इसी प्रकार प्राचीन क्षत्रियों की संतान की संतान थे और इस मत का समर्थन किसने किया है, डॉक्टर ओझा ने। डॉक्टर ओझा के अनुसार ये प्राचीन क्षत्रियों की संतान थे। इसी प्रकार गुर्जर वंशीय मत, और ये बताने वाले हैं डॉक्टर भंडारकर व ईश्वरी प्रसाद। डॉक्टर भंडारकर और ईश्वरी प्रसाद के अनुसार राजपूत गुर्जर वंश से संबंधित है। ब्राह्मण वंशीय ये भी भंडारकर है, ध्यान रखना है। ब्राह्मण वंशीय मत, तो इसमें भी हम नोट करेंगे डॉक्टर भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर
ब्राह्मणवंशी बताया। तो दोस्तों सीधा फैक्ट आएगा आपके एग्जाम में, सीधा पूछा जाएगा कि सूर्य और चंद्रवंशी मत देने वाले कौन कौन हैं। ओझा, दशरथ शर्मा, जयानक भट्ट, नैनचंद्र सूर्य, आबू का लेख, श्रृंगी ऋषि का लेख। राजपूत विशुद्ध भारतीय थे, सीवी वैद। प्राचीन क्षत्रियों की संतान डॉक्टर गौरीशंकर ओझा। गुर्जर वंशीय मत डॉक्टर भंडारकर, वैश्वरी प्रसाद। ब्राह्मण वंशी डॉक्टर भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर इनको ब्राह्मण वंशी बताया है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, 6 मत हो गए आपके। 7वां है यूचिक यानी कुषाण। यूची जाति से संबंधित यूची जाति जिनका संबंध कुषाणों से था, और ये यूची जाति इसका संबंध कुषाणों का संबंध कहाँ से था? चीन से। इनका संबंध कहाँ से था? चीन से। तो राजपूत यूची जाति से संबंधित थे। यह मत किसने दिया? कनिंघम ने। ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र जो 10वीं सदी का है के आधार पर कनिंघम ने ब्रोच गुर्जर ताम्रपत्र जो 10वीं सदी का, इस आधार पर राजपूतों को यूची जाति से संबंधित बताया है। इसके पश्चात एक और सिद्धांत है नंबर 8, इंद्र के वंशज। राजपूतों को इंद्र का वंशज कहाँ बताया गया है? रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख। रायपाल का सेवाड़ी जो अभिलेख है वो राजपूतों को इंद्र का वंशज बताता है। इसी प्रकार नंबर 9, विदेशियों से उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से हुई है, और इस मत का समर्थन करने वाले कर्नल टोड, स्मिथ, विलियम क्रुक, भंडारकर आदि हैं। अब देखिए इनके अनुसार राजपूत, शक, हूण, कुषाण व सीथियनों से संबंधित थे। यानी इन विद्वानों के अनुसार ये जो विदेशी जातियां हैं, शक, हूण, कुषाण, सीथियन, इनसे संबंधित बताया है कर्नल टोड, स्मिथ, विलियम क्रुक और भंडारकर। इसमें भी आपको याद रखना है, देखिए नोट नंबर 1, कर्नल टोड व विलियम क्रुक, इन्होंने राजपूतों को शक व सीथियन बताया। ध्यान रखना है, कर्नल टोड और विलियम क्रुक ने राजपूतों को शक व सीथियनों से संबंधित बताया। और नंबर 2,
स्मिथ ने राजपूतों का संबंध हूणों से बताया। हूणों से बताया। तो ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। शक और सीथियन बताने वाले कर्नल टॉड विलियम क्रुक हैं और स्मिथ ने राजपूतों का संबंध हूणों से बताया। एक और मत है मिश्रित अवधारणा या मिश्रित उत्पत्ति का मत। और ये मत देने वाले देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। ये मत किसके द्वारा दिया गया? देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय के द्वारा। तो यूची जाति से संबंधित, यूची कबीले से संबंधित कनिघम ने ब्रोच गुजर ताम्रपत्र के आधार पर बताया है। इंद्र के वंशज रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख बताता है। विदेशियों से उत्पत्ति कर्नल टॉड, स्मिथ, विलियम क्रुक और भंडारकर के अनुसार। और इन्होंने शक, हूण, कुषाण, सीथियनों से संबंधित बताया। कर्नल टॉड और विलियम क्रुक ने शक व सीथियन बताया। तो स्मिथ ने राजपूतों का संबंध हूणों से बताया। स्मिथ ने राजपूतों का संबंध हूणों से बताया और मिश्रित उत्पत्ति का मत देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय के द्वारा दिया गया। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय के द्वारा दिया गया। इस प्रकार दोस्तों जो राजपूत काल है 7वीं सदी से 12वीं सदी का काल राजपूत काल कहलाता है। और 2-3 बिंदुओं पे हम और चर्चा करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, देखिए आप इनको भी साथ साथ नोट। नंबर 1, हेनसांग ने राजाओं को कहीं पर क्षत्रिय व कहीं पर राजपूत लिखा है। हेनसांग ने राजाओं के लिए क्षत्रिय और राजपूत शब्द का प्रयोग किया है। नंबर 2, पृथ्वीराज रासों में राजपूत शब्द का प्रयोग योद्धा अथवा क्षत्रिय राजकुमारों के लिए हुआ है। क्षत्रिय राजकुमारों के लिए हुआ है। इस प्रकार हम नेक्स्ट बिंदु नोट कर सकते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात राजपूत काल की शुरुआत होती है। छः 647 ईस्वी में। और नंबर 4 नोट कर सकते हैं पृथ्वीराज चौहान थर्ड की मृत्यु के बाद राजपूत काल की समाप्ति मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि राजपूत समाप्त हो गए थे, राजपूतों का वर्चस्व था। जैसे राणा सांगा, महाराणा प्रताप, उदय सिंह, राव चंद्रसेन, मान सिंह प्रथम, अनेक शक्तिशाली शासक हुए। लेकिन कहने का तात्पर्य ये हुआ कि केंद्र में
यानी उत्तरी भारत में अब राजपूतों के स्थान पर सर्वप्रथम तो हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, उसके बाद मुग़लों की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो दिल्ली सल्तनत जो 1206 से 1526 तक, उसके बाद मुग़ल काल की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए 7वीं सदी से 12वीं सदी का काल ही राजपूत काल कहलाता है। नंबर 5, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम अरब थे। ध्यान रखना है, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम कौन थे? अरब। और इसमें अरब में भी आता है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। और सिंध पर आक्रमण किया, रावर का युद्ध होता है। इस युद्ध के बाद मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा यहाँ जजिया कर की शुरुआत होती है। तो भारत में जजिया कर की शुरुआत भी किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा की गई थी। ध्यान रखना है। इसके पश्चात देखिए, तो भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम कौन थे? अरब। नंबर 6, 1206 से 1526 ईस्वी तक कौन सा काल रहेगा? आपका दिल्ली सल्तनत का काल रहेगा। जिसमें 5 राजवंशों के बारे में आपने अध्ययन किया हो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। जैसे आगे हम चर्चा करेंगे तो मैं नोट करवा दूंगा। तो 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत, और आपका 1526 से 1857 की क्रांति तक भारत में कौन सा काल रहेगा? मुग़ल काल। यद्यपि इसी दौरान विदेशी यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो जाएगा, लेकिन फिर भी बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुग़ल शासक था, वो 1857 क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। इसीलिए 7वीं सदी से 12वीं सदी तक के काल को ही राजपूत काल कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था आपका राजपूत काल से संबंधित एक सामान्य चैप्टर, सामान्य टॉपिक था। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मतों के बारे में चर्चा की। इनको आप रट लीजिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके पश्चात कल हम गुजर प्रतिहार के बारे में चर्चा करेंगे। कल का हमारा चैप्टर होगा गुजर प्रतिहार। गुजर प्रतिहारों का कहाँ क्या शासन रहा, कौन सा त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कब क्या पराजित हुआ। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात त्रिपक्षीय संघर्ष होगा, इसमें अंतिम रूप से प्रतिहारों को सफलता मिलेगी। तो कल का हमारा चैप्टर रहेगा गुजर प्रतिहार। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।